नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। यह चैनल आपका स्टडी पार्टनर है, जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब को कवर कर रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। ये अमेंडमेंट अर्बन लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना 73rd अमेंडमेंट पंचायत के लिए था। इस अमेंडमेंट ने अर्बन गवर्नेंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया और साथ ही उनके स्ट्रक्चर, पावर्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी क्लियरली डिफाइन किया। तो चलिए देखते हैं इस एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट सेलिएंट फीचर्स जो कि म्यूनिसिपैलिटीज़ के फ्रेमवर्क को बनाते हैं स्ट्रॉन्ग और इफेक्टिव। तो दोस्तों, इसका सबसे पहला सेलिएंट फीचर है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज एज पर 74th अमेंडमेंट। यहाँ पे सबसे पहला टाइप है नगर पंचायत। ये उन एरियाज के लिए बनाया जाता है जो विलेजेस से टाउन बन रहे हैं, यानी जो ट्रांजिशनल स्टेज में है। ये एक ब्रिज की तरह काम करता है जहाँ रूरल और अर्बन फीचर्स दोनों होते हैं। यहाँ पे दूसरा टाइप है म्यूनिसिपल काउंसिल। ये छोटी सिटीज़ या टाउन्स के लिए होती है जहां पॉपुलेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड होता है। ये बॉडीज सिटी के डे टू डे अफेयर्स, सैनिटेशन, लाइटिंग, वाटर सप्लाई जैसे बेसिक सर्विसेज मैनेज करती है। तीसरा टाइप है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। ये बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता जैसे मेट्रो सिटीज़ के लिए होती है। इनका स्ट्रक्चर और बजट दोनों काफ़ी बड़ा होता है और ये एडवांस लेवल की अर्बन प्लानिंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर और लार्ज स्केल सर्विसेज हैंडल करती है। तो दोस्तों, ये थे 74th अमेंडमेंट के अंडर डिफाइंड 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज जो अर्बन एरियाज के साइज और नेचर के हिसाब से काम करती है। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। अब बात करते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज़ का कंपोजिशन कैसे होता है, यानी कौन लोग इन बॉडीज़ का हिस्सा बनते हैं, उनका चुनाव कैसे होता है और उनका टेन्योर कितना होता है। ये सब डिटेल 74th अमेंडमेंट एक्ट में क्लियरली डिफाइन की गई है। तो चलिए हर एक को समझते हैं। यहाँ पे पहला पॉइंट है ऑल मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली, यानी म्यूनिसिपैलिटीज़ के सभी मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मतलब नगर के लोग डायरेक्ट वोट के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं, जैसे वार्ड काउंसिलर्स। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेट लेजिस्लेचर में नॉमिनेट एक्सपर्ट्स। तो देखिए, स्टेट लेजिस्लेचर के पास ये पावर होती है कि वो कुछ क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स या एक्सपर्ट्स को म्यूनिसिपैलिटी का हिस्सा बना सकती है। ये लोग यूजुअली प्लानिंग, हेल्थ, फाइनेंस, एजुकेशन जैसे फील्ड्स के स्पेशलिस्ट होते हैं। इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, इनका रोल सिर्फ एडवाइजरी होता है, यानी ये इलेक्टेड मेंबर्स को टेक्निकल एडवाइस देते हैं ताकि वो इन्फॉर्म डिसीजंस ले सके। इस तरीके से म्यूनिसिपैलिटीज़ को एक्सपर्ट नॉलेज मिलता है, लेकिन फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर सिर्फ डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के पास ही रहती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि डेमोक्रेसी में सबको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। इसी प्रिंसिपल के तहत म्यूनिसिपैलिटीज़ में भी SC, ST और वोमेन के लिए रिजर्व सीट्स होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वोमेन के लिए मिनिमम 1/3 सीट्स रिजर्व होती है, इंक्लूडिंग सीट्स फॉर SC एंड ST वोमेन। ये स्टेप इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हर म्यूनिसिपैलिटी का टर्म होता है 5 साल का। मतलब एक बार इलेक्ट होने के बाद बॉडी 5 साल तक अपना काम करती है, उसके बाद नए इलेक्शंस होते हैं। और यहाँ पे एक बात याद रखें, अगर किसी म्यूनिसिपैलिटी की पॉपुलेशन 3 लाख से ज़्यादा हो तो वहाँ वार्ड कमिटीज़ बनाए जाते हैं। इनका काम होता है वार्ड लेवल पे इशूज़ को एड्रेस करना, सिटीजन पार्टिसिपेशन बढ़ाना और लोकल मॉनिटरिंग को स्ट्रॉन्ग बनाना। तो दोस्तों, ये था कंपोजिशन ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज़ का कंप्लीट ब्रेकडाउन। हर अर्बन सिटीजन के लिए यह जानना जरूरी है कि उनके लोकल बॉडीज़ का स्ट्रक्चर क्या है और कौन उनके डेवलपमेंट के जिम्मेदार होते हैं।
तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। अब बात करते हैं कि कौन लोग म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर नहीं बन सकते, यानी क्या डिस्क्वालिफिकेशंस होती है। तो देखिए, अगर कोई 21 साल से कम उम्र का है तो वो म्यूनिसिपल बॉडी का मेंबर नहीं बन सकता। यहाँ पे एज लिमिट क्लियरली डिफाइन की गई है, मिनिमम 21 ईयर्स। यहाँ पे दूसरा पॉइंट है, अगर कोई व्यक्ति स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी लॉ के तहत डिस्क्वालिफाइड है तो वो भी मेंबर नहीं बन सकते। जैसे किसी कोर्ट ने कॉन्विक्ट किया हो या किसी लीगल रेस्ट्रिक्शन के अंदर हो तो उस व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने से रोका जा सकता है। अब बात करते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन की। तो देखिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस करवाना स्टेट इलेक्शन का काम होता है। ये बॉडी इंडिपेंडेंट और कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होती है जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के पास सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन और कंट्रोल होता है म्यूनिसिपैलिटीज़ के इलेक्शंस का, यानी इलेक्शन कब होंगे, कैसे होंगे, रूल्स क्या होंगे, सब कुछ ये कमीशन डिसाइड करता है। इस बॉडी का रोल बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसा ही होता है, लेकिन ये सिर्फ स्टेट लेवल लोकल बॉडी इलेक्शंस के लिए होती है। तो दोस्तों, ये थे डिस्क्वालिफिकेशंस और स्टेट इलेक्शन कमीशन के रोल्स। इन्हें समझना जरूरी है क्योंकि ये इंश्योर करते हैं कि इलेक्शन ट्रांसपेरेंट हो और सिर्फ एलिजिबल कैंडिडेट्स ही गवर्नेंस का हिस्सा बने। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। अब बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में, जो 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू म्यूनिसिपैलिटीज में इंश्योर किया गया था। तो देखिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व की गई है म्यूनिसिपैलिटीज में। ये रिजर्वेशन पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से होती है। जहां एससी या फिर एसटी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है वहां उनके लिए ज़्यादा सीट्स रिजर्व होती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिर्फ मेंबर्स ही नहीं बल्कि चेयरपर्सन्स यानी नगर अध्यक्ष या मेयर जैसे पोस्ट्स के लिए भी रिजर्वेशन का प्रोविज़न दिया गया है। ये इंश्योर करता है कि लीडरशिप रोल्स तक भी एससी, एसटी और वुमेन की पहुंच हो और उनका मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो लोकल गवर्नेंस में। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ओरिजिनली आर्टिकल 334 के अंडर एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन का प्रोविज़न था 10 साल के लिए, लेकिन टाइम टू टाइम पार्लियामेंट ने इसको एक्सटेंड किया ताकि सोशली बैकवर्ड कम्युनिटीज़ को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन मिलता रहे। लेटेस्ट अपडेट के अकॉर्डिंग 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 के थ्रू इस रिजर्वेशन को और 10 साल के लिए यानी 2030 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये दोस्तों 2030 होगा। और इसे एक्सटेंड किया गया है 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो दोस्तों, ये प्रोविजंस लोकल बॉडीज़ में सोशल जस्टिस और इंक्लूसिव गवर्नेंस को प्रमोट करते हैं। जब लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग रोल्स में सभी कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन होता है तभी ट्रू डेमोक्रेसी बनती है। तो चलिए अब चलते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम बात करेंगे ड्यूरेशन की। तो देखिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ का फिक्स टर्म होता है और वो है 5 साल। यानी एक बार म्यूनिसिपैलिटी के मेंबर सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनका टेन्योर 5 साल का होता है, जब तक कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन ना हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अगर किसी वजह से म्यूनिसिपैलिटी को उसके 5 साल के पहले ही डिसॉल्व कर दिया जाए तो सिस्टम ये इंश्योर करता है कि गवर्नेंस ना रुके। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि ऐसे केस में 6 महीने के अंदर फ्रेश इलेक्शंस करवा देने चाहिए। अब मान लीजिए किसी वजह से म्यूनिसिपैलिटी डिसॉल्व होने के बाद तुरंत रिकॉन्स्टिट्यूट भी हो गई तो नई बॉडी सिर्फ बाकी बचा हुआ टर्म ही कंप्लीट करेगी।
मतलब उनका 5 साल का नया टर्म स्टार्ट नहीं होगा, वो पुराने बॉडी का रिमाइंडर पीरियड ही सर्व करेंगे। ये प्रोविजंस स्टेबिलिटी और कॉन्टिन्यूटी दोनों को प्रोटेक्ट करते हैं। तो चलिए अब चलते हैं 74th अमेंडमेंट एक्ट के नेक्स्ट फीचर पे। अब बात करते हैं म्यूनिसिपैलिटीज के पावर्स और फंक्शंस की, जिसे डिफाइन किया गया है आर्टिकल 243W के अंडर। इस आर्टिकल के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर को पावर दी गई है कि वो म्यूनिसिपैलिटीज को स्पेसिफिक रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकती है ताकि अर्बन एरियाज में डेवलपमेंट का काम इफेक्टिवली हो। सबसे पहले म्यूनिसिपैलिटीज को एम्पावर किया जा सकता है फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट प्लानिंग। मतलब सिटी के विकास जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पब्लिक सर्विसेज के लिए प्लानिंग करना और पॉलिसीज बनाना उनका काम हो सकता है। दूसरा पॉइंट है म्यूनिसिपैलिटीज को ऑथोरिटी दी जा सकती है वेरियस गवर्नमेंट स्कीम्स इंप्लीमेंट करने के लिए, चाहे वो सेंट्रल स्कीम्स हो या स्टेट लेवल के प्रोग्राम्स। म्यूनिसिपैलिटीज ग्राउंड लेवल पे इन्हें एग्जीक्यूट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे यह है कि 12 शेड्यूल में दिए गए टॉपिक्स पर भी म्यूनिसिपैलिटीज को काम दिया जा सकता है। 12 शेड्यूल में 18 फंक्शनल आइटम्स है, जैसे अर्बन प्लानिंग, रोड्स, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, etc। स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इनमें से कौन से सब्जेक्ट्स पर म्यूनिसिपैलिटी का जुरिस्डिक्शन होगा। तो दोस्तों आर्टिकल 243W म्यूनिसिपैलिटीज को प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन दोनों में एक्टिव बनाता है, लेकिन फाइनल पावर होती है स्टेट लेजिस्लेचर के पास। तो ये था पावर एंड फंक्शंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज का एक फुल ब्रेकडाउन। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। तो पिछले स्लाइड में हमने 6 सैलिएंट फीचर्स ऑफ 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को डिटेल में समझा। तो चलिए अब चलते हैं इसके नेक्स्ट फीचर पे। अब हम डिस्कस करेंगे म्यूनिसिपैलिटीज के फाइनेंसेज की, यानी इनका पैसा कहाँ से आता है और कैसे यूज किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट को यह पावर दी गई है कि वो म्यूनिसिपैलिटीज को कुछ फाइनेंशियल पावर्स दे सकती है। तो चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहली बात, स्टेट लेजिस्लेचर म्यूनिसिपैलिटीज को अथॉरिटी दे सकती है कि वो टैक्सेज, ड्यूटीज और टोल्स लगा सके और कलेक्ट भी कर सके, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स, वाटर टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, टोल चार्जेस, etc। इससे उनको अपने डेवलपमेंट वर्क्स के लिए एक रेगुलर इनकम सोर्स मिलता है। दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स है ग्रांट्स इन एड, यानी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज को फाइनेंशियल हेल्प के रूप में पैसा दे सकती है, जो किसी स्पेसिफिक स्कीम, सर्विस या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए होता है। ये एक तरह का सहायता फंड होता है। तीसरा पॉइंट है म्यूनिसिपल फंड का मेंटेनेंस। तो देखिए, हर म्यूनिसिपैलिटी को एक म्यूनिसिपल फंड मेंटेन करना पड़ता है, जिसमें सारी इनकम यानी कि टैक्सेज प्लस ग्रांट्स प्लस अदर रिसीप्ट डिपॉजिट होती है। इसी फंड से फिर सारे एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, जैसे सैनिटेशन, रोड मेंटेनेंस, लाइटिंग, etc। तो दोस्तों म्यूनिसिपैलिटीज के फाइनेंशियल सिस्टम काफ़ी स्ट्रक्चर्ड होता है, लेकिन इसका मेजर कंट्रोल स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। इसीलिए फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी एक मेजर इशू है अर्बन गवर्नेंस में। तो चलिए अब चलते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम जानेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में, जो कि एक इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और इसका काम होता है सेंट्रल और स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस को रिव्यू करना। लेकिन म्यूनिसिपैलिटीज के कॉन्टेक्स्ट में भी इसका एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो चलिए इसे समझते हैं। तो फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक बार स्टेट और लोकल बॉडीज के फाइनेंसेज का रिव्यू करता है। इसका मतलब यह है कि वो देखता है कि म्यूनिसिपैलिटीज के पास पैसा सही से आ रहा है या नहीं और उनकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। फाइनेंस कमीशन कुछ रिकमेंडेशन भी दे सकती है और यहाँ पे सबसे पहली रिकमेंडेशन होती है टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो फाइनेंस कमीशन सजेस्ट करता है कि जो टैक्सेज कलेक्ट हो रहे हैं उनका क्या हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज के बीच में
होना चाहिए। दूसरा काम है ग्रांट्स इन एड रिकमेंड करना, यानी जो म्यूनिसिपैलिटीज फाइनेंशियली वीक है उन्हें एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसे मिले इसका फॉर्मूला डिसाइड करता है फाइनेंस कमीशन। इससे उनका डेवलपमेंट का काम रुकता नहीं है। तीसरी रिकमेंडेशन होती है फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट मेजर्स। तो ये कमीशन सजेस्ट करता है कि म्यूनिसिपैलिटीज अपने फाइनेंसेस को कैसे बेटर मैनेज करें, जैसे रेवेन्यू सोर्सेज डाइवर्सिफाई करना, बजटिंग इंप्रूव करना और ट्रांसपेरेंसी लाना। तो दोस्तों यहाँ पे हमने समझा फाइनेंस कमीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है म्यूनिसिपैलिटीज़ को फाइनेंशियली एम्पावर करने में। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम समझने वाले हैं ऑडिट ऑफ अकाउंट्स के बारे में। तो देखिए, म्यूनिसिपैलिटीज़ का काम सिर्फ पैसा कलेक्ट करना नहीं बल्कि उस पैसे का ट्रांसपेरेंट वे में यूज करना भी होता है, और इसीलिए आता है ऑडिट ऑफ अकाउंट का कॉन्सेप्ट। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग स्टेट लेजिस्लेचर को यह पावर दी गई है कि वो रूल्स बना सकती है ऑडिट के लिए। यानी स्टेट सरकार डिसाइड करेगी कि म्यूनिसिपल अकाउंट्स कैसे चेक होंगे, कौन करेगा ऑडिट और कैसे इंश्योर होगा कि पैसा सही जगह यूज हो रहा है। अब हम जानेंगे म्यूनिसिपैलिटी का कॉन्सेप्ट यूनियन टेरिटोरीज के कॉन्टेक्स्ट में। तो म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोविजंस यूनियन टेरिटोरीज पर भी लागू होते हैं, लेकिन एक स्पेशल क्लॉज दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो कुछ एक्सेप्शंस या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं व्हाइल अप्लाइंग दिस रूल्स टू यूनियन टेरिटोरीज। ये फ्लेक्सिबिलिटी इसलिए दी गई है क्योंकि हर यूनियन टेरिटोरी की एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अलग होती है। तो दोस्तों, चाहे स्टेट्स हो या यूनियन टेरिटोरीज, म्यूनिसिपैलिटीज का काम तभी स्ट्रांग होगा जब उनके फाइनेंसेस प्रॉपर्ली ऑडिटेड हो और क्लियर अकाउंटेबिलिटी हो। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। तो अब हम बात करेंगे एग्जेम्प्टेड एरियाज के बारे में। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ने म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस तो दे दिया, लेकिन कुछ स्पेसिफिक एरियाज है जहां ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते, और इन्हें ही कहते हैं एग्जेम्प्टेड एरियाज। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आता है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज। तो म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड प्रोविजंस इन एरियाज पर लागू नहीं होते क्योंकि ये रीजियंस अपने स्पेशल सोशल कल्चरल स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। यहाँ सेल्फ गवर्नेंस का अपना यूनिक ट्रेडिशनल सिस्टम होता है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें एग्जेम्प्ट किया है। यहाँ दूसरा इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, जो वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है जो हिल एरियाज के लोकल गवर्नेंस को मैनेज करता है। इस पर भी म्यूनिसिपैलिटीज के प्रोविजंस डायरेक्टली अप्लाई नहीं होते क्योंकि इसके पास ऑलरेडी एक ऑटोनोमस गवर्नेंस फ्रेमवर्क है। तो दोस्तों, ये थे कुछ एग्जेम्प्टेड एरियाज जहां कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज फुल्ली एप्लीकेबल नहीं होते। इससे यह समझ आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन हर रीजन के स्पेशल कैरेक्टर को ध्यान में रखता है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फीचर पे। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में। ये कमेटी हर डिस्ट्रिक्ट में होती है और इसका काम होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल का डेवलपमेंट प्लान बनाना, जिसमें रूरल और अर्बन एरियाज दोनों का डेवलपमेंट इंक्लूडेड होता है। इस कमेटी के मेंबर्स का सिलेक्शन भी इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पे 4/5 मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं फ्रॉम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट। यानी लोकल लेवल लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है प्लानिंग प्रोसेस में, जो ग्रास रूट डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं बड़े शहरों के लिए बनाई गई मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में। तो देखिए, जब किसी अर्बन एरिया की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा हो जाती है तो उसके लिए एक स्पेशल मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर किया जाता है और वहाँ बनती है ये कमेटी। इसका काम होता है पूरे मेट्रोपॉलिटन एरिया के लिए डेवलपमेंट प्लान तैयार करना, जैसे हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, एनवायरनमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को इंटीग्रेट करना। इस कमेटी के मेंबर्स भी मोस्टली लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं।
2/3 मेंबर सिलेक्टेड होते हैं फ्रॉम पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज विद इन दैट मेट्रो एरिया। इससे इंश्योर होता है कि प्लानिंग ग्राउंड रियलिटी से जुड़ी हो। तो दोस्तों ये दोनों प्लानिंग बॉडीज ग्रासरूट लेवल से लेकर मेट्रोपॉलिटन लेवल तक डेवलपमेंट प्लान्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए बनाई गई है। तो चलिए अब चलते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट फीचर पे। अब हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के 12th शेड्यूल की, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ये शेड्यूल क्लियरली बताता है कि म्यूनिसिपैलिटीज को किस किस एरिया में काम करना चाहिए, यानी उनके फंक्शंस क्या है। तो देखिए म्यूनिसिपैलिटीज का काम सिर्फ सफाई तक सीमित नहीं है, उनका रोल अर्बन डेवलपमेंट के हर पहलू में होता है। चाहे बात हो अर्बन प्लानिंग और लैंड यूज रेगुलेशन की या इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट की प्लानिंग की, सब कुछ म्यूनिसिपैलिटीज के अंडर आता है। सड़कें और ब्रिजेस बनाना हो या घर तक पानी पहुंचाना हो, ये भी उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सिटीज का पब्लिक हेल्थ सिस्टम, सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और फायर सर्विसेज भी म्यूनिसिपैलिटी ही संभालती है। वो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए अर्बन फॉरेस्ट्री प्रमोट करती है और वीकर सेक्शंस जैसे SC, ST, वोमेन, स्पेशली एबल्ड लोगों के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करती है। साथ ही वो कल्चरल और एजुकेशनल एक्टिविटीज और सिटीज का एस्थेटिक डेवलपमेंट भी प्रमोट करती है। तो क्लियरली म्यूनिसिपैलिटीज का रोल हर एंगल से इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग से लेकर पब्लिक सर्विसेज तक, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर ह्यूमन वेलफेयर तक। ये 18 फंक्शन सिर्फ लिस्ट नहीं बल्कि एक कंप्लीट ब्लूप्रिंट है फॉर एफिशिएंट अर्बन गवर्नेंस। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों का 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपका आज के टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।